नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट पेपर डिस्कस कर रहे थे जैक बोर्ड के लिए। उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं उसका। ठीक है, मॉडल पेपर का सेट 4। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक एक मार्क्स का 30 क्वेश्चन। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 हमने तीनों डिस्कस कर चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन मैं उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 4 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास कि यहाँ पे बोला गया है सेक्शन ए में सबसे पहला कि एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा हमारे पास। इसमें बोला गया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, 140 का हम गुणनखंड यदि करते हैं तो 140 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में कितना बार में जाएगा 70, फिर 2 का टेबल से लगाएंगे तो कितना होगा 35, फिर 5 का टेबल से जाएगा 7 बार में। तो 2 कितने बार है? 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। तो 2 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद p ऑफ x के शून्यकों की संख्या क्या होगा? देखो, शून्यकों की संख्या के लिए हम बताए थे कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने बार कट करता है। तो जैसे कि ये ग्राफ 2 बार कट कर रहा है तो हम इसका शून्यक का संख्या 2 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप ग्राफ को देखिए तो ये ग्राफ दिया गया आपके पास, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस को नहीं कट करके किसको कट कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका शून्यकों की संख्या नंबर कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। आप देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को कट करने से हमको शून्यकों की संख्या नहीं मिलती है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? तो देखिए, यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला जो ऑप्शन दिया गया उसको हम मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 2x का पहले x के साथ होगा तो कितना होगा? देखिए, 2x स्क्वायर, उसके बाद होगा यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन तो -x, फिर इसका इसके साथ करेंगे हम लोग तो होगा -6x + 3 इज इक्वल्स टू, इधर यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर + 5x - x - 5। अब ध्यान दीजिए, इधर 2x स्क्वायर है और इधर x स्क्वायर है, तो एक तो x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर ऑप्शन द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए x का पावर या फिर जो वेरिएबल्स दिया हुआ जो चर देगा उसका पावर कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। आप बोलिएगा यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर - 4x + 4 लिखेंगे। तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो इसका पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पावर 3 आएगा, यहाँ पे 2x की पावर 3 आएगा और यहाँ पे x की पावर 3 आएगा। तो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, एक कम जरूर हो जाएंगे लेकिन x का पावर 3 हो जाएगा। तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएंगे। कैसे समीकरण हो जाएंगे? त्रिघात, लेकिन वो हमसे द्विघात पूछा हुआ है। सेम उसी तरह का केस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + 3a² b, 3a² b + 3ab² + b³ 2 का क्यूब, इधर दिया हुआ हमारे पास x³ - 4, x³ और x³ कट जाएगा। हमारे पास कितने बचेंगे? 6x² + 2 2 = 4, 3 = 12x + 8 और -4 इधर आ जाएगा तो +12 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² + 2x + 2 = 0। तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाइएगा तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ए और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में गलती दिया हुआ हो सकता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन हो जा रहा है, ए और डी दोनों हो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वो आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 आंसर चल जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा और ये भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 65 डिग्री निम्न में से कौन मान है? तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है tan 65 डिग्री, हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पढ़े हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। ठीक है, तो tan 65 डिग्री लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री, तो हम ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 25 डिग्री, और नीचे तो हमारा cot 25 डिग्री लिखा हुआ ही है।
तो tan 90 माइनस थीटा ऊपर बन जाएगा cot 25 डिग्री और नीचे भी हो जाएगा cot 25 डिग्री। तो cot 25 कट जाएगा तो बचेगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 4, 10, 16 के लिए सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारवंतर निकालने के लिए डी निकालने के लिए हम लोग सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाते हैं। तो अब डी निकालिए तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या फिर आप 16 माइनस 10 करके देख लीजिए तो भी वहाँ से 6 आ जाएगा। तो सारवंतर जो डी है उसको सारवंतर बोलते हैं। तो यहाँ से 6 आ जाएगा हमारे पास। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या है? ठीक है, इसको देखिए तो आर त्रिज्या वाले, तो यदि एक सर्कल हम लोग एक वृत्त लेते हैं तो इसका यदि त्रिज्या आर होता है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त बोल रहा है तो अर्धवृत्त यदि इसका, तो इसका कितना हो जाता था? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता था। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर दिया गया है त्रिज्या, तो कैपिटल आर दिया गया तो कैपिटल आर बाई 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब उस ऑप्शन को खोजिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 किस में दिया हुआ? बी नंबर ऑप्शन। तो 6 का बी हो जाएगा यहाँ पे, बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो देखिए क्या दिया गया? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कि कौन शांत है? शांत के लिए देखिए सबसे पहला जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है, नीचे वाला हर, अंश बटा हर लिखा हुआ है, तो जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का होना चाहिए। तो देखिए ये लिखा हुआ 15, 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 5। ये लिखा हुआ 343, 343 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 343 यदि हम लोग देखेंगे तो 343 हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा हमको लगता है। देखिए आप 47 × 7, 49 × 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 343। तो देखिए ये हो गया 3 × 5, ये हो गया आपका 7 की पावर 3 और 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 455 5 से लगाएंगे तो 5 9 जा 5 1 जा 7 का टेबल थे 13 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 13 और ये दिया गया 2 की पावर 5 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी शांत इसमें बोला निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के कौन शांत है? इस चारों ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि इसमें से कोई भी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो आप यदि आंसर यदि देखना चाहते हैं तो आप किसी एक को क्या कीजिए कि आप सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्मेट का देखिए। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि आपके पास 8 यदि 8 डिवाइडेड बाई 125 रहता, 8 डिवाइडेड बाई 125 रहता तो इसको 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 लिख सकते थे, मतलब नीचे 5 की पावर 3 सिर्फ बचा, तो ये हो जाता दशमलव प्रसार, लेकिन यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो चार ऑप्शन दिया गया उसमें तो कोई भी शांत नहीं होगा, सब अशांत होगा। संख्या 6, 72, 120 ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें तो कोई शांत नहीं होगा। यदि यहाँ पे 25 रहता तो 5 × 5 हो जाता, तो फिर ये हो सकता था, ए नंबर ऑप्शन जा सकता था। ठीक है, या फिर डी नंबर ऑप्शन जाने के लिए 7 वाला जो पावर लिखा हो उसको यदि हम हटा देते तो चल जाता। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए संख्या 3 दिया हुआ है 6, 72 और 120, इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, मॉसअप पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 3। 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। और 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 4 × 30, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा, ये हो गया। अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग? एचसीएफ बोला है ना, तो जो सब में कॉमन हो, तो सब में क्या कॉमन है? देखिए एक 2 सब में है और एक 3 भी सब में है। यदि आप देखिएगा तो एक 3 भी सब में है, तो एक 2 और एक 3 सब में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3, तो 6 एचसीएफ हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा? 4u² + 8u दिया गया है, 4u²
प्लस 8u। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए 4u को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। तो देखिए यहाँ से क्या क्या आएगा, 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u को यदि 0 के बराबर करेंगे तो u 0 आ जाएगा हमारा, और यहाँ से u माइनस 2 आ जाएगा। तो एक 0 होगा और एक माइनस 2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा, एक हमारा 0 और दूसरा क्या आ जाएगा -2, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। द्विघात बहुपद जो हम लोग को चाहिए वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल जिसे हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे शून्यकों का योग जो है वो 4 दिया गया है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 दिया गया है। तो उसको हम लोग यदि पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 किस ऑप्शन में दिया गया, ए नंबर ऑप्शन में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि विविधकर d लेस देन 0 हो तो इनमें से मूल क्या होंगे। तो हम पहले से बता चुके हैं d लेस देन 0 तो काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन यदि देखें तो काल्पनिक लिखा हुआ है, तो काल्पनिक आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक और समान जो होता है वो d बराबर 0 के लिए होता है, और वास्तविक और असमान जो होता है वो d ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो d लेस देन 0 के लिए हमारा बच गया पहला ऑप्शन काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक और असमान भी ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता था, क्योंकि दोनों रूट अलग अलग होते हैं। तो काल्पनिक और असमान होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ काल्पनिक लिखा गया है, तो हम बोल सकते हैं ए नंबर ऑप्शन होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, मतलब 1/sin थीटा। और साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, कर्ण बटा लंब दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दिए गए आकृति में डी जो है वो पैरेलल टू बीसी है। मतलब ये जो डी दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये बीसी के पैरेलल दिया गया है। तो यदि पैरेलल दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे थ्योरम लगा सकते हैं। थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये जो साइड का रेशियो है AD बाय DB, AD बाय DB बराबर सेम उसी तरह AE बाय EC, AE बाय EC क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए AD बाय DB, AD पूछा जा रहा है आपसे, तो AD को हम x मान लेते हैं, इसको क्या किया, x मान लिए। DB कितना दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर। AE कितना दिया हुआ, 1.8 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया, 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, इसको इस पॉइंट को हटा देंगे तो 18 का टेबल से इसको 3 बार में काट सकते हैं। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 7.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का टेबल से यदि हम इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, तो देखिए 18 3 जा, डेसिमल को हम हटा के यदि देखें तो यहाँ पे भी 3 जा होना चाहिए, तो 24 3 जा, मतलब 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी बिंदु P ऑफ एक्स वाई की मूल बिंदु 0 की दूरी निम्न में से कौन है। तो अब ध्यान दीजिए कि आपके पास ये दिया हुआ है 0,0 और यहाँ से आपके पास पूछा जा रहा है कोई बिंदु है x y, इसके बीच की दूरी बोला जा रहा है। तो देखिए पहला तो आप यहाँ पे यदि आप देखें तो ये x है और ये y है, ठीक है। तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा √x² + y²। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जो आपने सीखा है x2 - x1 का स्क्वायर, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट में x² + y² आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया आपके पास, ए नंबर ऑप्शन। ये क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। इसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए थे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, दूरी निकालने का सूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 1045 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है,
ठीक है, क्योंकि tan 45 को क्या लिख सकते हैं, sin 45 बाई cos 45, और sin 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं तो कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, दीर्घ मतलब जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास एक त्रिज्यखंड दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक त्रिज्यखंड मान लेते हैं जो x से मिलकर थीटा से मिलकर बन रहा है। तो ये यदि थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री था, तो 360 माइनस थीटा। तो आप इस डायग्राम से देख के बता सकते हैं कौन दीर्घ है, 360 माइनस थीटा। तो आप इसको देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब एंगल 360 डिग्री था तो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो जब 1 होगा तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। जब 360 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 मल्टीप्लाई होगा 360 माइनस थीटा से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो लिखा गया है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दीर्घ नहीं रहता, लघु रहता तो आंसर चल जाता, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता, क्योंकि 360 में पाई आर स्क्वायर है, तो एक में निकालते तो हम लोग के पास कितना था, पाई आर स्क्वायर बाई 360, और फिर थीटा में निकाल देते तो थीटा से गुना करना पड़ता हमको। तो देखिए ये हो जाता उसका में, जब लघु रहता तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है, तो दीर्घ बोला है तो बड़ा वाला को लेंगे तो 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है। तो देखिए गोला मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। अब जैसे तरह का फुटबॉल का शेप जो देखते हैं या फिर ग्लोब देखते हैं, उस शेप का हो गया हमारे पास। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अर्ध गोला नहीं बोला यहाँ पे, सिर्फ गोला बोला है, मतलब पूरा मान के चलेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाई 2, तो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। 50 ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कितने गेंदें हैं, 3 लाल और 5 काली। इस थैले में से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो लाल होने का पूछा जा रहा है, तो हम लोग प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कुल संभव। तो कुल संभव टोटल कितने गेंदें हैं हमारे पास, 3 लाल और 5 काली, तो टोटल 8 हो गई। हमको निकालना कौन सा गेंद है, लाल गेंद। तो लाल गेंद कब निकल सकता है, जब सिर्फ हम लाल को उठाएंगे। तो लाल कितने हैं हमारे पास, 3, तो कितना हो जाएगा इसकी प्रायिकता, 3/8 हो जाएगी। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं रिक्त स्थान भरने वाला। तो रिक्त स्थान को अब हम लोग भरते हैं, खाली स्थान को। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होता है। तो देखिए यही क्वेश्चन था 6 या 7 नंबर में था, जिसमें बोला था शांत होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि यदि हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रहेगा तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। शांत कब होता है, जब नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे। तो देखिए इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, c/a हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष।
भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भाजक निकालने का, तो यदि हमको भाजक निकालना होगा तो पहले शेषफल को उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाजक बराबर क्या होगा, यदि भाजक हम निकालना चाहेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय भागफल, डिवाइडेड बाय भागफल। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होगा तो शेषफल, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो माइनस का जो साइन है वो माइनस पूरा में होगा और ये ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये जो भागफल है वो पूरा में नीचे में बाय में रहेगा और यहाँ पे शेषफल होगा, यहाँ पे क्या होगा, शेषफल होगा। तभी आप देखिए भाजक गुना भागफल हो जाएगा और इधर शेषफल आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके इसको दिखाया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए अगला जो दिया हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण। देखिए ये पूरा लाइन नहीं दिया हुआ है, पहला तो सही है कि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ संगत कोण बराबर होने से ही दो जो बहुभुज हैं वो समरूप नहीं हो जाएंगे, इनके साथ दूसरा कंडीशन भी लिखा हुआ रहना चाहिए, जो दूसरा कंडीशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यदि सिर्फ एक कंडीशन को लेंगे तो समरूप नहीं होंगे, तो दूसरा जो कंडीशन होगा वो ये होना चाहिए कि इनकी जो संगत भुजाएं होती है, इनकी संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होती है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं अच्छे से। पहला कंडीशन तो सही है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, पहला तो सही है, लेकिन इसके साथ दूसरा कंडीशन भी होना चाहिए, तभी ये समरूप हो सकते हैं, नहीं तो समरूप नहीं हो सकते हैं। सिर्फ संगत कोण बराबर होने से नहीं होते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती। देखिए इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहते हैं। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें। देखिए जैसा कि हमने एक बहुभुज लिया, ठीक है, रेक्टेंगल लिया है, आयत लिया है मतलब, तो ये 3 है और ये 2 है, और एक दूसरा आयत लिया है जिसका लंबाई ये 4 है और ये 3 है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारे तो 90 डिग्री हैं। देखिए यहाँ पे तो सारे संगत कोण जो है वो 90 डिग्री हैं, सारे संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों समरूप नहीं हैं। समरूप इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो रेशियो है, मतलब अनुपात है, जैसे ये यदि हम लंबाई लेते हैं इनका और इनका लंबाई लेते हैं तो इनका अनुपात जो है सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं हैं, तो इसलिए ये समरूप नहीं कहलाएंगे, ये समरूप नहीं कहलाएंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि वो समरूप कहलाते हैं तो उनका अनुपात भी सेम होना चाहिए, मतलब यदि ये 3 और ये 2 है तो ये 6 और 4 हो सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग ले सकते हैं 12 और इसको ले सकते हैं 8, मतलब हमेशा 3:2 ही होना चाहिए तो समरूप होंगे। इसलिए आप कंडीशन याद रखिएगा, दोनों कंडीशन को, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, बताया है कि ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन तो आपको पता है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरा, इनके जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होने चाहिए। एक ही अनुपात मतलब समानुपाती होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है, समानुपाती। ये था हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया गया, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सारवंतर 2 है, तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए अगला पद क्या होता है, अगला पद a + d होगा। तो a 5 दिया गया और d 2 दिया गया, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 आंसर हो जाएगा।
ए पी का प्रथम पद a बराबर 7 और d सार्वंतर 3 दिया हुआ है, nवां पद n बराबर 8 है, तो an क्या होगा? तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। an बराबर क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n 8 है बोल दिया है, मतलब वो a 8 पूछना चाह रहा है, और a दिया हुआ है 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी जो है वो 3 दिया गया है हमारे पास। तो 7 प्लस, देखिए 8 माइनस वन कितना हो जाएगा? 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28। तो an कितना हो जाएगा? 28। आपसे a 8 पूछ रहा था एक तरह से। अब इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदित नहीं होता है, सिर्फ स्पर्श करती है होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा यदि है तो देखिए इसको सिर्फ वो क्या करती है? स्पर्श करती है। तो यदि यहाँ पे प्रतिच्छेदित बोल रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक को क्या करती है? इसे छूते हुए पास हो जाती है, तो एक बिंदु बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन इसको स्पर्श करती है ज़्यादा सही रहता है, यहाँ पे लिखना चाहिए था स्पर्श करती है। यदि हम प्रतिच्छेदित करें तो सिर्फ एक पॉइंट होगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट पे हम लोग नहीं कर पाती है। वृत्त को यदि हम लोग देखें तो इधर से यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु को सिर्फ स्पर्श करते हुए निकल जाती है। प्रतिच्छेदित यहाँ पे बोल दिया, प्रतिच्छेद करती है तो एक ही बिंदु होगा, क्योंकि दो बिंदु हो नहीं सकता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए इससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक त्रिभुज था ABC, आपको याद होगा, और इसके पैरेलल एक लाइन खींचा गया था DE। तो ये क्या कर रही थी? इसको और इसको, मतलब यहाँ पे आपको याद होगा AD/DB और AE/EC दोनों क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में विभाजित करती है। किस अनुपात में? समान अनुपात में। वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये भी मैंने बता चुका हूँ कि 360 डिग्री है, तो क्षेत्रफल कितना है? πr²। एक होगा तो कितना होगा? πr²/360 डिग्री। तो थीटा होगा तो कितना होगा? तो πr²/360 को हम क्या करेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? θ/360 इंटू πr²। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन, तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है वो शंकु का छिन्नक का आयतन पूछा गया है, तो ये जो दिया गया वो सिर्फ शंकु का आयतन दिया गया है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है हमारे पास? ये शंकु का आयतन है, और ये जो है वो है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु का छिन्नक किस तरह होता है? देखिए पूरा जो शंकु था उसमें से हम लोग क्या कर दिए? कट कर दिए। तो ये है शंकु के छिन्नक, तो इनका आयतन पूछा जा रहा है वो आपसे। ये आपका रेडियस R1 दिया गया है, ये आपका रेडियस R2 दिया गया है, और ये जो हाइट है उसको h दिया गया है, वो h दिया गया। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा 1/3 πh R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। आशा करते हैं कि ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी 30 नंबर लाने के काबिल बन गए होंगे। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।